नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, इटावा में जो कुछ भी हुआ वो पूरा देश देख रहा है। ये किस तरीके से जाति के आधार पर एक पर्टिकुलर समाज से आने वाले लोगों को किस तरीके से अपमानित किया गया। उनका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो कथावाचक थे और जिस गांव में वो कथा कहने के लिए गए वहां उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, जो कि मेरे हिसाब से छुपानी नहीं चाहिए थी। जो आप हैं वो हैं और उसको बताने में या उस कार्य को करने में कोई शर्मिंदगी होनी नहीं चाहिए। खैर, ये उन्होंने अपने हिसाब से कुछ सोचा होगा। जब उनकी असलियत खुली तो उनके साथ जो हुआ वो उससे भी ज़्यादा खराब। किसी भी सभ्य समाज में उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। दो कथावाचक यादव समाज से आते हैं, मुकुटमणि यादव और संतराम यादव। जब लोगों को पता चला कि ये ब्राह्मण नहीं है तो उसके बाद जो ब्राह्मण बिरादरी के लोग थे उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अमानवीय कृत्य किया। उनका अपमान किया, उनके बाल काट दिए, उनकी चोटी काट दी और सुनने में आया है कि मनुष्य के मूत्र का छिड़काव भी उन पर किया गया, जो कि बेहद बेहद शर्मिंदगी भरा कृत्य है। इन सब चीज़ों के लिए, इन सब बातों के लिए समाज में कोई जगह नहीं। जाति है कि जाति नहीं, घूम फिर करके सारी चीज़ें आकर के जाति पर ही अटक जाती हैं। गलती किसी की नहीं है, एक्चुअली समाज ही इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से बटा हुआ है। ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, इस पर हमेशा से चर्चा होती आई है, हमेशा से बात होती आई है और अभी और ना जाने कितने सालों तक बात होगी और अब बहस भी इसी चीज पर हो रही है। ये जो पूरा मामला है इटावा का, ये एक तरीके से देखा जाए तो यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है और यादव और ब्राह्मण आमने सामने हो गए हैं। अब आमने सामने हो गए हैं तो इसका कितना असर पड़ेगा 2027 के विधानसभा चुनाव पर, क्योंकि हमारे यहाँ की तो पूरी राजनीति, हमारे देश की पूरी राजनीति धर्म और जाति पर आधारित है। ये आप सबको, हमको सबको पता है, बखूबी पता है, बहुत अच्छी तरीके से पता है। पिछड़ा वोट बैंक, जिनमें से यादव भी शामिल है, यादव भी एक बड़ा हिस्सेदार है उसमें, और इस घटना के बाद से यादव दुखी है, आहत है, क्योंकि कोई माने या ना माने, लेकिन जब चुनाव आता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर विधानसभा का चुनाव हो, ज्यादातर यादव वो झुकाव रखते हैं बीजेपी की तरफ। और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव इस गलत फहमी में मुझे लगता है कि दिखाई देते हैं कि वो उनके साथ खड़े हैं। भले ही उनका सरनेम यादव हो, मैं ये नहीं कह रही कि सारे यादव, लेकिन एक बड़ा हिस्सा यादवों का एक बड़ा हिस्सा वो बीजेपी के साथ जाता हुआ दिखाई देता है। तो अब चूंकि ये इतनी बड़ी घटना हुई है, सरकार ब्राह्मणों को भी नाराज नहीं कर सकती और उनके खिलाफ एक्शन जिस तरीके से लिया जाना चाहिए था वो अब तक नहीं लिया गया है, तो ये और नाराजगी का एक बड़ा कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो पीड़ित पक्ष है, जो यादव पक्ष है, उसका कहना है कि सरकार कोई रुचि नहीं दिखा रही है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है। अभी तक सिर्फ 4 गिरफ्तारियां हुई हैं, कोई बड़ा और सख्त एक्शन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। उधर ब्राह्मण कहते हैं कि इन्होंने अपनी पहचान छुपाई और हमारी महिलाओं के साथ भी इन्होंने बहुत गलत व्यवहार किया, इसलिए इनके साथ किसी भी तरीके की रियायत नहीं होनी चाहिए। उल्टा जो पीड़ित यादव पक्ष है, उनके खिलाफ छेड़खानी की तमाम धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया। इस बात से और ज़्यादा नाराज़ है जो मुकुटमणि यादव हैं, वो
और उनके परिवार वाले, कि बजाय उनकी सहायता करने के सरकार ने उन्हीं के खिलाफ एफआईआर करवा दी। तो ये सब इतना ज़्यादा चल रहा है, इस पर इतनी भयंकर राजनीति इस वक्त हो रही है और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है पूरा मामला। आप मेन स्ट्रीम मीडिया का कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, जोर जोर से चिल्लाने में लगे हुए हैं सब लोग। ये मुद्दा इस वक्त बहस का बहुत गर्म मुद्दा है कि इटावा के दादरपुर गांव में जो हुआ वो कितना सही और कितना गलत, कौन निर्दोष और कौन दोषी, कौन गुनहगार, कौन बेगुनाह, इन सब को लेकर के बहस चल रही है। कोई कहता है कि कथावाचक जो हैं वो यादव नहीं हो सकते, कोई कहता है कि ये यादवों का काम नहीं, ये ब्राह्मणों का काम है, कोई कहता है कि ये कहाँ लिखा है कि कथा सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। खैर, ये तो सारी चीजें हैं, लेकिन 2027 के मद्देनजर चूंकि यादव बड़ा वोट बैंक है, ओबीसी से आता है, तो डेफिनेटली असर डालेगा 2027 के चुनाव पर। और ओबीसी वोट बैंक ही वो वोट बैंक है जिसके पास वो ताकत है कि वो किसी को भी सत्ता में ला सकता है उत्तर प्रदेश की। सिर्फ उनका अपना, किसी भी पार्टी का अपना वोट बैंक होने से काम नहीं चलता है, उसमें जब तक चीजें एड ऑन नहीं होती हैं। ये चीज़ बसपा पर भी लागू होती है, समाजवादी पार्टी पर भी लागू होती है, ये बीजेपी पर भी लागू होती है, कांग्रेस पर भी लागू होती है, सब पर लागू होती है। कोर वोट बैंक के साथ जब तक ओबीसी वोट बैंक नहीं जुड़ेगा, अगर आप लोगों को याद हो जब 2007 में बीएसपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, तब बीएसपी के साथ दलित तो गया ही गया था, साथ ही साथ एक बड़ी संख्या में ओबीसी वोट बैंक भी गया था। इसके अलावा सवर्णों का भी साथ मिला था। तो सबका साथ मिलना बहुत ज़रूरी है और इसमें ओबीसी जो है वो बहुत खास अहमियत रखते हैं। अब ऐसे में ओबीसी को नाराज़ करना, चूंकि यादव ओबीसी हैं, इसके अलावा और तमाम बिरादरियां हैं जो ओबीसी वोट बैंक के तहत आती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं इस घटना से आहत हैं, इस घटना से दुखी हैं, जिस तरीके का व्यवहार किया गया है ब्राह्मणों के द्वारा। ऐसा उन लोगों का कहना है कि वो आहत हैं, दुखी हैं, सरकार पक्ष ले रही है। तो 2027 में निश्चित रूप से बीजेपी के जो है वो चीज़ें खिलाफ जा सकती हैं। अगर नाराज होता है ओबीसी वोट बैंक, तो फिर 2024 से भी ज़्यादा बड़ा झटका लग सकता है उत्तर प्रदेश में बीजेपी को। अब चीज़ें मैनेज कर ले जाएं, क्योंकि मैनेज करने में तो ये बहुत माहिर हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो लड़ाई है, जिस तरीके से अगड़ा बनाम पिछड़ा होती हुई दिखाई दे रही है, इससे डेफिनेटली नुकसान होता हुआ दिखाई देगा आपको बीजेपी को, और फायदा हो सकता है समाजवादी पार्टी को भी हो जाए, हो सकता है कि बसपा को भी हो जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये जो मुद्दा हुआ है, ये जो पूरी बहस छिड़ी हुई है इस वक्त, ये अलार्मिंग है, क्योंकि अगर ओबीसी वोट बैंक खिसका बीजेपी से, तो फिर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बना पाना। फिर कई लोग किंग मेकर की तरह उभरेंगे, कई लोग, देखना बहुत दिलचस्प होगा। और ये जो इटावा के दादरपुर गांव में हुआ है, वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक प्री स्क्रिप्ट है, पहले हो जाने वाली चीज़ें हैं जो मेन प्ले से पहले होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये जो हुआ है, इस पर नज़र हमारी बनी हुई है कि इसमें क्या चल रहा है। कल अहिर रेजिमेंट के लोगों ने बहुत हंगामा किया और पुलिस से उनकी भिड़ंत हुई, आमना सामना हुआ, फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को, कई लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं। बड़ा ही अजीब सा पूरा माहौल इस वक्त इटावा का है और इस घटनाक्रम पर सभी की नज़रें बनी हुई है। विपक्ष इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है, फिर वो चाहे अखिलेश यादव तो खैर है ही हैं, इसके अलावा आप देखिए कि जो नगीना के सांसद हैं चंद्रशेखर, उनकी भी एंट्री इसमें हो गई है और तमाम दूसरे नेताओं की भी एंट्री इसमें हो चुकी है।
और सब अपनी अपनी तरीके से इस पर बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, चाहे वो ब्राह्मणों के प्रति के एंगल से हो या फिर यादव पीड़ित पक्ष के एंगल से हो। अभी तक का जो अपडेट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। हमारी नज़र बनी हुई है आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।